नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उपसर्ग, और उपसर्ग के अंतर्गत मुख्यतः हमने तत्सम उपसर्ग पढ़े थे। तत्सम उपसर्ग के बाद मैंने कहा था कि उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, या विदेशी उपसर्ग। तो एक उपसर्ग की प्रक्रिया, तत्सम उपसर्ग की प्रक्रिया अपन पूर्ण कर चुके हैं। अब सेकंड नंबर पे हिंदी के उपसर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हिंदी के उपसर्गों को समझने के लिए एक छोटी सी ट्रिक थी, इसके माध्यम से हम हिंदी के उपसर्गों को समझेंगे कि ये मुख्यतः हिंदी के उपसर्ग होते हैं। देखो हिंदी के उपसर्ग से संबंधित, देखो बिन, बहु, आप, सम, नाना, अद, अन, भर, ओस, न लेना, क्योंकि उनका चिरकू 2, 3, 4, 5 के ऊपर है। देखो इनमें मुख्य रूप से कौन से उपसर्ग हैं और कौन से नहीं है। देखो बिन भी क्या है, एक उपसर्ग, बहु भी क्या है, एक उपसर्ग, आप भी क्या है, उपसर्ग, सम भी क्या है, उपसर्ग, नाना भी उपसर्ग है, अद, आधा भी उपसर्ग है, अन भी, भर, औ, स, न, ये नहीं है उपसर्ग। ठीक है, जो सर्किल में लिए जाएंगे वो उपसर्ग नहीं है। ऐसे ही क्योंकि भी उपसर्ग नहीं है, उन भी उपसर्ग है, का भी उपसर्ग है, चिर भी उपसर्ग है, कु भी उपसर्ग है, 2, 3, 4, 5 मतलब दू, ती, चौ और पच, कै भी उपसर्ग है, उप भी उ भी उपसर्ग है, उ, और पर भी उपसर्ग है उपसर्ग नहीं है। तो मुख्यतः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 के आसपास लगभग हिंदी के उपसर्ग भी पढ़ेंगे। हिंदी के उपसर्ग मुख्य रूप से बहुत सरल हैं। अब एक चीज़ याद रखनी है, हिंदी के उपसर्गों में अपन को संधि का प्रयोग नहीं करना है। बहुत ही कम संधि का प्रयोग होगा, पूर्णतः नहीं होगा। याद रखना, बहुत ही कम है जहां हिंदी के उपसर्गों में संधि का प्रयोग होगा। तो मुख्यतः यहाँ पर संयोग का ही प्रयोग होगा। अब एक एक करके हम एक एक उपसर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, इसके माध्यम से आप हिंदी के उपसर्गों को सही तरीके से याद रख सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप, उसके बाद अपन एक एक उपसर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं क्रम से। तो देखो अब सबसे पहले उपसर्ग है बिन। कौन सा उपसर्ग है? बिन। इनके उपसर्गों के अर्थ से ही पता चल जाएगा कि इनके अर्थ क्या होते हैं। देखो बिन क्या है? उपसर्ग। तो बिन उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? देखो बिन का अर्थ होता है निषेध या अभाव। क्या होता है? निषेध या अभाव इसका अर्थ होता है। जैसे देखो मैं शब्द लिखता हूँ बिन, जैसे मैंने देखा शब्द लिखा, क्या देखा, और इसके आगे मैंने बिन उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? बिन देखा, बिन खाया, बिन बिहाया, बिन ब्याहा, बिन देखा, बिन सोचा, बिन सोचा, बिन सुना, बिना कोई सुनी हुई चीज, बिन सुना। तो बिन का अर्थ क्या हुआ? अभाव। तो बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याया, बिन सोचा, बिन सुना। बिन तो यहाँ क्या है? उपसर्ग है, और देखा यहाँ पर क्या है? मूल शब्द। ये देखा मूल शब्द, खाया मूल शब्द, ब्याया मूल शब्द, सोचा मूल शब्द और सुना मूल शब्द। मूल शब्दों के आगे लगे और अर्थ में परिवर्तन कर दिया। तो ऐसे ये पहला उपसर्ग था कौन सा? बिन। इसके बाद नंबर सेकंड उपसर्ग है कौन सा? बहु। कौन सा उपसर्ग है? बहु। बहु का अर्थ क्या होता है? बहुत। बहु का अर्थ होता है बहुत। ये बहु का अर्थ बहुत होता है, और इस बहु का अर्थ वधु होता है। क्या होता है? वधु। तो अपन उपसर्ग पढ़ रहे हैं, उपसर्ग बहु होता है, बहु का अर्थ बहुत होता है। जैसे देखो, जैसे बहुमूल्य, बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन। देखो जैसे वचन, एक से ज्यादा वचन या बहुत वचन, ज्यादा, बहु का अर्थ बहुत या ज्यादा। मूल्य, एक मूल्य होता है उसके मूल्य से भी जो ज्यादा हो, बहुमूल्य। एक मत होता है बहुमत,
एक मत से भी अगर किसी को मत ज्यादा मिल जाए तो बहुमत, ऐसे ही बहुवचन। तो मुख्यतः यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? मूल्य, मत और बहुवचन। इसके आगे लगे बहु, बहु और बहु। अब बहु ये तीनों क्या है? उपसर्ग है। तो याद रखना इनमें मूल शब्द कौन से हैं। यहाँ पर मूल शब्द है, यहाँ पर मत मूल शब्द है, यहाँ पर वचन मूल शब्द है। इसके बाद अगला उपसर्ग पढ़ते हैं अपन आप। कौन सा उपसर्ग है? आप। आप उपसर्ग का अर्थ क्या है? देखो, आप उपसर्ग का अर्थ होता है स्वयं। क्या होता है? स्वयं। आप उपसर्ग का अर्थ होता है स्वयं। आप भी किसका उपसर्ग है? हिंदी का उपसर्ग है। जैसे देखो, आप बीती, आप बीती, जैसे आप बीती हुआ, आप सुनी हुआ, आप सुनी, आप काज। तो मुख्य रूप से ये यहाँ पर मूल शब्द कौन कौन से हैं और मुख्यतः उपसर्ग कौन से हैं? देखो, यहाँ मूल शब्द कौन से हैं? बीती, यहाँ पर सुनी, यहाँ पर काज, कार्य। अब देखो, यहाँ आप का अर्थ क्या है? स्वयं। आपके ऊपर बीती हुई, आपके द्वारा सुनी हुई, आप काज, आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा हो वो क्या होता है? आप काज। तो मुख्यतः यहाँ पर आप उपसर्ग बीती। अब मुख्यतः आपको मूल शब्द के आगे लगाने हैं और मूल शब्द के आगे जो लगे पा जाएं वही क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। अब देखो, उसके बाद आगे एक अगला उपसर्ग है सम। कौन सा उपसर्ग है? सम। देखो, सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है समान। और एक उपसर्ग अपन ने सम भी पढ़ा था जिसके नीचे हलन था, उसका अर्थ होता था अच्छी तरीके से। क्या होता था? अच्छी तरीके से। अब इस सम का अर्थ क्या है? समान। अब सम का अर्थ समान होता है। जैसे देखो, समकालीन, समकालीन, समकोण, समक्ष। क्या यहाँ पर समक्ष शब्द सही है? देखो, समक्ष नहीं हो सकता। अब इस समक्ष देगा आपसे करवा के, एक हो जाएगा समकक्ष। अब ये चार ही दे दे कि आप इनसे पूछे कि निम्न में से किस में सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर देखो, इस सम का दे दे, समकालीन, सम प्लस कालीन यहाँ पर हुआ है, सम प्लस कोण यहाँ भी हुआ है, सम प्लस ये 6 कोई मूल शब्द नहीं होता। सम प्लस कक्ष, समकक्ष, कक्षा में जो हमारे समान है वो होता है हमारे समकक्ष। अब यहाँ पर सम उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर ये सम उपसर्ग है, सम प्लस अक्ष। तो मूलतः यहाँ पर ये उपसर्ग नहीं है। याद रखना है, ये उपसर्ग यहाँ पर नहीं होता है। ये तीनों ही क्या होते हैं? उपसर्ग। ये सम उपसर्ग होता है ये भी सम उपसर्ग है, लेकिन ये किसका उपसर्ग होता है? तत्सम उपसर्ग होता है। ये किसके पढ़ रहे हैं अपन? हिंदी के उपसर्ग पढ़ रहे हैं। तो मूलतः इसको भी याद रखना। ऐसे ही सिमिलरिटी एक समान पूछे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है और कुछ नहीं होता है। उसके बाद में अगला उपसर्ग पढ़ते हैं, कौन सा? नाना। कौन सा पढ़ते हैं? नाना। नाना का अर्थ होता है विविध। विविध जो प्रकार के कार्य होते हैं वो नाना। नाना प्रकार, नाना विकार, नाना व्यंजन। जैसे देखो, नाना विकार, नाना प्रकार, नाना विकार, नाना प्रकार, नाना व्यंजन। देखो, नाना विकार जिसमें विकार विविध हो, नाना विकार है। नाना प्रकार अनेक प्रकार हो। नाना व्यंजन अनेक व्यंजन जहां बने हुए हो, अनेक व्यंजन वो क्या होते हैं? नाना व्यंजन। तो मूल शब्द विकार, प्रकार और व्यंजन। हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं मूल शब्दों से पूर्णतः अलग होते हैं कि आगे लगे पाते हैं, मूलतः संयोग सहित होते हैं। इस चीज को याद रखना है। वो होते हैं हिंदी के उपसर्ग। ये तो था कौन सा उपसर्ग? नाना। उसके बाद में अगला उपसर्ग है अध। अध का अर्थ होता है आधा। क्या होता है? अध। अध का अर्थ क्या होता है? आधा। क्या होता है? आधा। देखो, अध का अर्थ होता है आधा। जैसे अधमरा, अध कचरा, अधमरा, अध कचरा, अध खिला, अध खिला। आधा जो खिला हुआ होता है, अध खिला। उसके बाद में अध सीजा, अध जला। तो यहाँ पर अध क्या है? यहाँ सबसे पहले उपसर्ग है, उसके बाद आधा जो मरा हुआ है। ऐसे ही आधा कचरा, आधा जो अध कचरा होता है, आधा कचरा, अध खिला, अध सीजा, आधा सीजा हुआ, आधा जो जला हुआ होता है। ये सब क्या होते हैं?
ये मूलतः शब्द होते हैं, इनके आगे अद उपसर्ग लगा, इसका अर्थ होता है आधा। तो ये मूलतः पुण्य 5 1 2 3 4 5 6 उपसर्ग पढ़े। इन 6 उपसर्गों को मैं अच्छी तरीके से कोशिश की मैंने समझाने की। बहुत अच्छे उपसर्ग हैं, पूर्णतः साधारणतः सही तरीके से या सरल तरीके से इनको पूछा जाता है, लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं। थोड़ा सा याद रखना है, मूलतः शब्दों से अलग ही लिखे जाते हैं। तो ये हिंदी के उपसर्ग 5, इसके बाद और आगे विवरण करेंगे, इनका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद कौन से उपसर्ग होते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। देखो उसके बाद उपसर्ग होता है अन्न। कौन सा उपसर्ग होता है? अन्न। देखो अन्न का अर्थ क्या होता है? अन्न का अर्थ क्या होता है? देखो अन्न उपसर्ग, अन्न का अर्थ होता है नहीं। अन्न का अर्थ क्या होता है? अन्न का अर्थ होता है नहीं। अभाव का अर्थ होता है यहाँ, ठीक है। अन्न का अर्थ होता है नहीं या अभाव। तो अन्न का अर्थ नहीं, अभाव, बिना कुछ भी होता है, लेकिन नेगेटिव होता है। देखो जैसे अनपढ़, अनपढ़, अन्न देखा, अनसुना, अनसुना, अनपढ़, अनदेखा, अनसुना, अनहोनी आदि। देखो अनपढ़ जो पढ़ा हुआ नहीं हो वो अनपढ़, अनदेखा जो बिना देखा हुआ हो, अनसुना जो बिना सुना हुआ हो, जो होनी अनहोनी कोई घटना थी वो अनहोनी अचानक हो गई, पता नहीं था उसका होना था ये, इस वजह से अनहोनी। तो पढ़, देखा, सुना और होनी यहाँ पर क्या है? मूल शब्द है, इनके आगे अन उपसर्ग लगा तो ये क्या बन गया? अन उपसर्ग लगा, उसका अर्थ होता है नहीं या अभाव का बोध कराते हैं। तो ये तो था एक अन उपसर्ग। एक उपसर्ग अन भी होता है, वो मूलतः पुनः अव्यय में पढ़ेंगे हिंदी के बाद। एक अन उपसर्ग भी होता है। इसके बाद में उपसर्ग होता है कौन सा? भर। भर का अर्थ क्या होता है? भर। देखो भर एक उपसर्ग होता है। भर, भर का अर्थ होता है पूरा या भरा हुआ। भर का अर्थ क्या होता है? पूरा या भरा हुआ। देखो भर का अर्थ होता है पूरा या भरा हुआ। देखो जैसे मैं कहूं भर पेट, पेट भरा हुआ है। भरपूर, भरपूर, भर पेट, भरपूर, भरपाई, भरमार। तो देखो इनमें क्या है? उपसर्ग भर। यहाँ पर क्या है? भर। यहाँ पर भर और यहाँ पर भर। पीछे जो बच गए वो सब क्या है? मूल शब्द हैं। पेट, पूर और उसके बाद में पाई और मार, ये सब क्या है? मूल शब्द हैं। तो देखो अब ये 2 उपसर्ग हुए, अन और भर। उसके बाद अगला उपसर्ग है औ। औ का अर्थ होता है बुरा या नीचे। औ का अर्थ होता है बुरा या नीचे। देखो बुरा या नीचे होता है किसका अर्थ? औ का। जैसे अवगुण पढ़ते हैं अपन, अवतार पढ़ते हैं, अवगुण, अवतार, ओघड़, अवतार, ओघड़, अवसर, अवसर। और इन्हीं का तत्सम रूप होता है औ, जो अपन ने तत्सम उपसर्गों में पढ़ा था। जैसे वो अवगुण होता है, अवतार होता है, अवघड़ होता है और अवसर होता है। ऐसे ये किसके उपसर्ग हैं? तद्भव उपसर्ग होने के कारण इसका क्या हो गया? ओ, ओ और ओ। गुण, तार, घड़ और सर, इनमें क्या बसते हैं? मूल शब्द बसते हैं। तो इसके बाद अगला उपसर्ग है कौन सा? स। कौन सा उपसर्ग है? स। अब देखो स उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? सहित। स उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? सहित होता है। कि स उपसर्ग का अर्थ सहित। तो स का अर्थ क्या होता है? सहित। जैसे मैं कहूं सचेत, क्या होता है? सचेत। सचेत के बाद में क्या होता है? जैसे सचेत जो चेत के साथ हो। जैसे सजग होता है, सजग। जैसे सहेली होता है, जैसे सहेली होता है, सजग होता है, सपूत होता है। देखो जो पूत सहित हो, और सहित का अर्थ अच्छा भी होता है। देखो इधर सचेत, स क्या है? यहाँ उपसर्ग, चेत मूल शब्द है। स उपसर्ग ये जग मूल शब्द है। स उपसर्ग हेली मूल शब्द है। स उपसर्ग और पूत मूल शब्द है। तो ये कौन सा उपसर्ग था? स उपसर्ग था। इसके बाद अगला एक उपसर्ग है न। न उपसर्ग होता है। न का अर्थ क्या होता है? अभाव। न का अर्थ होता है अभाव या रहित।
न का अर्थ होता है अभाव या रहित। तो देखो जय न से संबंधित कौन कौन से होते हैं, जैसे नपुंसक होता है, नास्तिक होता है, नग होता है। जैसे नपुंसक, नास्तिक, नग, तो ये मुख्य रूप से जैसे नपुंसक, नास्तिक, नग, नगण्य, ये सब क्या होते हैं, न से जुड़े हुए शब्द होते हैं। देखो पुंसक, जो पुंसक सहित हो, ठीक है, वो तो जो पुंसक सहित, जो पुंसक रहित हो वो होता है नपुंसक, न का अर्थ अभाव होता है। ऐसे ही न इसमें है आस्तिक, इसमें मूल शब्द है, न इसमें उपसर्ग है, गय का अर्थ होता है गमन, जहाँ जाना गमन अच्छा सही नहीं हो, या जिसको जहाँ पर जाया नहीं जाए वो क्या होता है नग। ऐसे ही नगण्य, जो गणना के योग नहीं हो, नगण्य हो, वो क्या होता है नगण्य। तो गण्य का अर्थ होता है गणना के योग। तो 1 2 3 4 5 उपसर्ग ये पढ़े अपन ने, अब तक कुल 10 उपसर्ग पढ़ चुके हैं, मूलतः लगभग 22 उपसर्ग पढ़ने हैं। तो ये अपन ने हिंदी के उपसर्ग पढ़े, यहाँ तक मुझे पूर्ण विश्वास है समझ में आ गया होगा। और इसके बाद इसका आगे स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद आगे और उपसर्ग पढ़ते हैं। तो अगला उपसर्ग है उन। कौन सा उपसर्ग है, उन। उन उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, उनका अर्थ होता है एक कम। उनका अर्थ क्या होता है, एक कम। जो एक कम होता है, किस में से एक कम होता है, पूर्ण संख्या में से जो एक कम होता है वो क्या होता है, उन उपसर्ग होता है। जैसे अपन पढ़ते हैं खूब 19, 39, 19, 39, 49, 59, 79। तो ऐसे ही क्या है, एक कम। जैसे 19, जहां 20 से एक जो कम होता है वो 19, 39 जो 40 से एक कम होता है, 49 जो 50 से एक कम होता है, 59 जो 60 से एक कम होता है, 79 80 से जो एक कम होता है वो क्या होता है 79। तो इसमें मूल शब्द 20, 40, 50, 60 और 80। तो उनका अर्थ क्या हुआ, एक कम। तो ये कौन सा उपसर्ग था, उन। उसके बाद अगला उपसर्ग है का। का अर्थ होता है बुरा, बीच या बुरा। का अर्थ दो होते हैं, जैसे का अर्थ बीच में भी होता है और का अर्थ बुरा भी होता है। शब्द में लग जाने के बाद इनके अर्थ होते हैं, वैसे इनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे का पुरुष, कातर हुआ, काफत हुआ। जैसे का पुरुष, कातर, का पथ जो बुरा पथ है। देखो जैसे का पुरुष, इसमें मूल शब्द कौन सा है, पुरुष, यहाँ पर तर और यहाँ पर पथ। अब ये आगे क्या है, का क्या है, उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग है। तो ये कौन सा उपसर्ग हुआ, का। इसके बाद अगला उपसर्ग है चिर। चिर का अर्थ होता है देर या अधिक। चिर का अर्थ होता है देर या अधिक। तो देखो देर या अधिक होता है इसका अर्थ। जैसे मैं कहूं चिरकाल, चिरायु, चिरकाल, चिरायु, चिरंजीवी, चिरस्थायी, 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 चिरपरिचित, चिरपरिचित। देखो यहां पर चिरकाल। अब काल, चिरकाल जो पुराने एक काल होता है, काल एक समय होता है जो चिरकाल से, बहुत प्राचीन काल से जो चला रहा है, बहुत देर से या बहुत अधिक पहले से जो चला रहा है वो क्या होता है, चिरकाल। ऐसे चिरायु, बहुत अधिक जिसकी आयु हो। चिरंजीवी, जो जीवित रहने में बहुत अग्रणीय हो, जो ज्यादा जिए वो होता है चिरंजीवी। चिरस्थायी, जो कई समय से एक जगह स्थायी है। चिरपरिचित, जो परिचित है लेकिन काफी समय से परिचित है। तो परिचित मूल शब्द है इनमें, चिर उपसर्ग, चिर, चिर, चिर और चिर उपसर्ग। यहाँ पर आयु मूल शब्द है, जीवी मूल शब्द है, स्थायी और परिचित मूल शब्द हैं। तो ये कौन सा उपसर्ग था, चिर। उसके बाद अगला उपसर्ग आता है कु। कु का अर्थ होता है बुरा। कु का अर्थ क्या होता है, बुरा। देखो कु का अर्थ क्या होता है, बुरा। जैसे कुपुत्र हुआ, कुकर्म हुआ, कुरूप हुआ, कुतर्क हुआ, कुपात्र हुआ, कुमति हुई, कुदृष्टि हुई, ये सब क्या है,
कुपसर्ग हैं, जैसे कुपुत्र है, कुमार्ग है, कुदृष्टि है, कुपात्र है। कुपुत्र, कुमार्ग, कुदृष्टि, कुपात्र, कुमति, कुतर्क। तो यहां पर देखो, अब कु क्या है, यहां उपसर्ग, इसका अर्थ क्या होता है, बुरा। तो देखो, ऐसा पुत्र जो बुरा, वैसा मार्ग जो बुरा, वैसी दृष्टि जो बुरी हो, ऐसा पात्र जो बुरा हो, वैसी मति जो बुरी हो, और ऐसा तर्क जो बुरा हो, वो सब क्या होते हैं। इसके आगे जो कु उपसर्ग लगा और उसका अर्थ बता दिया इन्होंने, पुत्र। अब देखो, पुत्र का आगे कु लगाया तो क्या इसका अर्थ हो गया, बुरा। इसके आगे सु लगा दो तो क्या बन जाएगा, सुपुत्र। अर्थ बदल गया, मूल शब्द वही होता है, उपसर्ग लगने के बाद अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही देखो आगे, तो ये उपसर्ग हुए 4, उन, का, चिर और कु। तो ये 4 उपसर्ग मैं समझता हूं समझ में आए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद शेष बचे हुए उपसर्गों का अध्ययन करते हैं। तो उसके बाद अगला उपसर्ग है दु। कौन सा है, दु, ती, चो, पच। लगातार 4 उपसर्ग एक जैसे हैं, लगातार 4 उपसर्ग संख्यावाची हैं, एक जैसे हैं। देखो इनको समझो, जैसे मैं कह रहा हूं कि दु क्या है, दु, ती, चो, पच। दु का अर्थ होता है 2, ती का अर्थ होता है 3, चौ का अर्थ होता है 4, पच का अर्थ होता है 5। तो देखो अब, जैसे दु गुना क्या होता है, दु गुना, जो गुना से भी ज्यादा हो वो क्या हो जाएगा, दु गुना। जैसे दुरंगा, दुभाषिया, दुरंगा, दुभाषिया, दुगुना, दुरंगा, दुभाषिया, दुनाली, जिसमें 2 नाली हो, दुनाली। तो इसमें नाली, दुभाषिया, दुरंगा और दुगुना। अब इसके आगे गुना, रंगा, भाषिया और नाली, ये तो क्या है, मूल शब्द। इनके आगे दो उपसर्ग लगा और 2 का बोध कराया यहाँ पे। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, 2 उपसर्ग है। ऐसे ही अगला है, जैसे तिराहा, तिकोना, तिरंगा, तिरंगा, उसके बाद तिमाही। देखो, जैसे 3 राहों का जो समूह होता है, रा इसमें मूल शब्द है, कोना इसमें मूल शब्द है, रंगा, रंग इसमें मूल शब्द है और माही इसमें मूल शब्द है। इनके आगे ती लगा, ती का अर्थ 3 होता है। 3 रहा, 3 राहों वाला, 3 कोनों वाला, 3 रंगों वाला, 3 माहों वाला। तो ये तो हो गया इसका अर्थ। ऐसे ही अगला होता है चो। चो का अर्थ होता है चौराहा, चौमासा, 4 होता है। जैसे शब्दों को समझो, चौराहा, चौमासा, चौरंगा, चौमुखी, चौमुखी। जो चारों ओर जिसका विकास हो वो होता है चौमुखी विकास। देखो, तो इसमें क्या है, रहा मूल शब्द, मास, मासा मूल शब्द, रंग, रंगा मूल शब्द, मुख मूल शब्द। चौ का अर्थ होता है 4, जिसके 4 रहा हो, 4 मास, 4 रंगों वाला, 4 मुखों, 4 का मुख होता है संपूर्ण, जो चारों ओर का होता है वो होता है चौमुख या चौमुखी। ऐसे ही होता है पच। पच का अर्थ होता है 5। जैसे देखो, मैं लिखूं पचमेल, पचरंगा, पचमढ़ी, पचमेल, पचरंगा, पचमढ़ी। तो देखो इधर, पचमेल, पचरंगा, पचमढ़ी। देखो, पच, पच का अर्थ होता है 5। 5 जहां मेल होते हैं, 5 जहां रंग होते हैं, 5 जहां मढ़िया होती हैं, तो वही क्या होता है, पच। पच का अर्थ होता है 5। तो इस पच का अर्थ 5 होता है। 5 मेल 5 नहीं लिखेंगे, पच लिखेंगे। तो पच, पच और पच इसमें क्या है, उपसर्ग है। इसके बाद मुख्य रूप से 3 उपसर्ग शेष हैं, कै, उ और पर। लास्ट में जब बताए थे कि 2, 3, 4, 5 कै, ऊपर, तो कै, उ और पर शेष उपसर्ग है। यहां तक इनको समझे, संख्यावाची को, चारों संख्यावाची को, दू, ती, चौ और पच। इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद शेष बचे उपसर्गों का अध्ययन अभी करते हैं। तो उसके बाद अगला उपसर्ग है, तो उसके बाद अगला उपसर्ग कौन सा है, कै। कै का अर्थ क्या होता है, कै का अर्थ होता है बुरा। कै का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है, कै। और कु का अर्थ भी क्या होता है, बुरा। जैसे मैं लिखूं कपूत, कपूत, कठोर,
कपूत कठोर। देखो पूत जो क्या हो, बुरा हो, ठोर, ठोर का अर्थ होता है ऐसा ठोर जो बुरा हो, लेकिन यहाँ कठोर एक अन्य अर्थ ले गया, एक नए शब्द का निर्माण कर लिया। कठोर का अर्थ होता है या मजबूत, तो यहाँ पर ना तो इसका अर्थ रहा ना इस ठोर शब्द का अर्थ रहा, तो यहाँ पर भी एक अन्य शब्द का निर्माण करने के कारण ये भी क्या है, एक उपसर्ग। और उपसर्ग कौन सा है यहाँ, कै। मूल शब्द यहाँ ठोर ही है। उसके बाद में अगला उपसर्ग है ऊ। कौन सा उपसर्ग है, ऊ। ऊ का अर्थ होता है ऊंचा। क्या होता है, ऊंचा। जैसे देखो ऊ का अर्थ ऊंचा होता है, जैसे उचक्का हुआ, उजड़ना हुआ, उखाड़ना हुआ, उछलना हुआ। देखो जैसे ऊचक्का, ऊचक्का, उखड़ना, उचक्का, उखड़ना, उखाड़ना, उजाड़ना। देखो इधर ऊचक्का, ऊ यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है। जो उचक्का हो, एक स्थान पर नहीं टिक सकता हो, वो उचक्का। उखड़ना जो नीचे जमीन में स्थित होता है उसको उखाड़ लिया जाता है, जो ऊंचा हो जाता है। उखड़ना, ऐसे ही उखड़ना, उखाड़ना या उजाड़ना। ठीक है, तो मुख्य रूप से उजड़ना, उखाड़ना, उजड़ना, उखाड़ना, उजाड़ना, ये सब क्या होते हैं, इनमें ऊ उपसर्ग होता है। जैसे यहाँ पर जाड़ना क्या है, मूल शब्द है। उसके बाद अगला एक उपसर्ग शेष बचता है पर। कौन सा, पर। पर का अर्थ होता है दूसरा। क्या अर्थ होता है, दूसरा। बहुत मोस्ट उपसर्ग है, पूछा जाता है कई बार कि पर का अर्थ होता है दूसरा। जैसे मैं लिखूं पर कारज, पर सुख, पर कारज, पर सुख, पर दादा, पराधीन, परोपकार। देखो समझो इनको, देखो पर कारज, दूसरा जो कार्य हो। देखो कारज यहाँ पर मूल शब्द है, सुख यहाँ मूल शब्द है, दादा यहाँ मूल शब्द है। अब देखो यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर रा आया है, तो पर जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर देखो संधि होगी। यहाँ पराधीन में पर प्लस अधीन, जो हम दूसरे के अधीन हैं तो वो क्या हो जाएगा, पराधीन। पर का अर्थ होता है दूसरा, दूसरे के अधीन। अधीन में भी उपसर्ग है, कौन सा, पढ़ाया था अधि, और इसमें मूल उपसर्ग, मूल शब्द क्या है, इन। तो मुख्यतः पर प्लस अधि प्लस इन। पराधीन में दो उपसर्ग हैं, पर प्लस अधि प्लस इन। जैसे ही परोपकार में भी दो उपसर्ग हैं, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, दूसरा जो उपकार हो, और यहाँ पर भी उप प्लस कार। तो परोपकार में भी दो उपसर्ग हैं, पर और उप। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे, कोई शब्द दे दिया जाएगा और उसके बाद उसमें पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्द में से कितने उपसर्ग हैं। ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाता है। जब तक उपसर्ग उस शब्द में से निकलते नहीं, आप निकालते रहो और अंत में मूल शब्द ही बचेगा। तो जितने भी हो निकालना। तो ये मुख्यतः किसके उपसर्ग थे, हिंदी के उपसर्ग थे। हिंदी के उपसर्ग के बाद ऐसे उपसर्ग भी बचते हैं जो हिंदी में ही प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन वो अव्यय स्वरूप होते हैं, जिनकी विशेषता अव्यय के जैसी होती है। उन उपसर्गों को भी पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं उन उपसर्गों के बारे में बताऊंगा कि अव्यय स्वरूप उपसर्ग कौन से होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।